हेलो एंड वेलकम। मेरा ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो अभी बीए पार्ट 1 में हैं और सेकंड सेमेस्टर में जा चुके हैं और सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम उनको मिड टर्म या फाइनल टर्म देना है। और जिन लोगों ने इकोनॉमिक्स रखा है एज अ MJC, जिसको हम लोग मेजर पेपर या मेजर कोर्स कहते हैं, या MIC में भी या MDC में, सिलेबस सबका सेम है। तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो है। इस पेपर का नाम है, जो आप लोगों ने रखा है MJC में इकोनॉमिक्स, इस पेपर का नाम है मैथमेटिकल मेथड्स इन इकोनॉमिक्स। तो इस टॉपिक पे बच्चों को थोड़ी परेशानी हो रही थी। मेरी कुछ बच्चों से बात हुई, कुछ स्टूडेंट्स मेरे हैं जिन्होंने मुझसे कहा कि सर आप एक वीडियो बनाइए इस पर, मैथमेटिकल मेथड्स इन इकोनॉमिक्स पे। इसमें कई चैप्टर्स हैं, लेकिन आज हम लोग पहला चैप्टर इसका कवर करेंगे इस वीडियो में। हम कोशिश करेंगे कि इसको इसी वीडियो में समअप करें। लॉजिक एंड प्रूफ टेक्निक्स, जिसको हिंदी में हम लोग तर्क तथा उत्पत्ति प्रविधियां कहते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। चूँकि आपने इस पर बुक्स नहीं देखी हैं, इसलिए आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी, लेकिन आज आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, श्योर। इस टॉपिक में लॉजिक, जिसको हम तर्क कहते हैं, एंड प्रूफ, जिसको हम ये कहते हैं कि आप किसी बात को साबित कैसे करेंगे, इसी टेक्निक, इस चैप्टर में इसी टेक्निक को बताया गया है। तो सबसे पहली बार आप तो जानते हैं लॉजिक या तर्क क्या होता है। एक बहुत बड़ा फिलोसोफर है जो लॉजिक पे बात करता है उसको फिलोसोफर कहते हैं। तो एरिस्टोटल एक बहुत बड़ा फिलोसोफर था। तो और कोई भी जो तर्क देने वाले हैं, वो सिर्फ तर्क देते हैं और तर्क की बात करते हैं। लेकिन पहली बार तर्क में मैथमेटिक्स को डाल दिया था एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट मैथमेटिशियन है। उन्होंने पहली बार जब तर्क को मैथमेटिक्स के थ्रू बताया तो ये चीज़ बिल्कुल बदल गई। उनका नाम था जॉर्ज बूल, GEORGE, जॉर्ज बूल। लिखते हैं बूले, आपको लग रहा होगा ये लिखा है बूले, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन होगा बूल। भूले से भी इसको बूले नहीं कहिएगा, इसको बूल कहिएगा, जॉर्ज बूल। इसमें हम जब आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में, तो सबसे पहले थोड़ा आपको लगेगा शुरू में कि ये इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहे हैं, इसलिए कि इसमें हम लोग सबसे पहली बात जो करेंगे वो सेंटेंस की करेंगे। हम सब लोग जानते हैं व्हाट इज सेंटेंस, आपने इंग्लिश भी पढ़ी है, सब लोगों ने पढ़ा है। वाक्य क्या है, व्हाट इज सेंटेंस। तो सेंटेंस, स्टडी ऑफ लॉजिक इज बेस्ड ऑन द सेंटेंस, एनी अटरेंस विच कन्वेज मीनिंग इज कॉल्ड अ सेंटेंस। कोई भी बात जब आप कन्वे करते हैं जिसमें मानी छुपा रहता है, मीनिंग होती है, आपने कुछ भी बोल दिया तो वो सेंटेंस नहीं होगा। ऐसा वाक्य या ऐसे शब्दों का चयन जिसका कुछ मीनिंग समझ में आ रहा हो, उसको वाक्य कहते हैं। और आपको पता है, हम लोगों ने जब इंग्लिश में पढ़ा भी है और ऐसे भी जानते हैं कि वाक्य कई तरह के होते हैं। या तो क्वेश्चन के फॉर्म में होते हैं, या कमांड के फॉर्म में होते हैं, या एक्सप्रेशन के फॉर्म में होते हैं, या रिक्वेस्ट के फॉर्म में होते हैं, या विश के फॉर्म में होते हैं। जैसे क्वेश्चन के फॉर्म में वेयर आर यू गोइंग, ये भी एक सेंटेंस है। जैसे कमांड के सेंटेंस में ईट योर लंच, तो ये भी एक सेंटेंस है। आखिरी जो सेंटेंस का जो लास्ट टाइप है वो है प्रोपोजिशन, जिसको हम लोग कथन कहते हैं। इसी कथन को इस चैप्टर में हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। तो कथन क्या है? स्टडी ऑफ लॉजिक इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोजिशन। स्टडी ऑफ लॉजिक जो हम लोग पढ़ेंगे, ये स्टडी वो बेस करता है प्रोपोजिशन के कॉन्सेप्ट पे। और प्रोपोजिशन क्या है? एनी स्टेटमेंट विच इधर ट्रू और फॉल्स। वो तमाम सेंटेंस, वो तमाम स्टेटमेंट जो ट्रू और फॉल्स पे बेस करते हैं। या तो वो सेंटेंस ट्रू होगा या फॉल्स होगा, दोनों नहीं हो सकता है, या दोनों में से कोई नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं होगा। तो जब ट्रू कोई सेंटेंस हम लिखेंगे और हम देखेंगे कि वो ट्रू है या फॉल्स है, तो ये सेंटेंस नहीं रह जाएगा, बल्कि ये कथन हो जाएगा, या इंग्लिश में कहें ये स्टेटमेंट हो जाएगा। जैसे हम आपको बताते हैं एक एग्जाम्पल, 5 + 5 = 10,
सपोज ये हमने लिखा 5 + 5 = 10, ये एक सेंटेंस है। हम इसको वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, 5 + 5 = 10. This is a sentence. It is correct. It's very obvious. It's correct. तो ये सेंटेंस नहीं बल्कि ये स्टेटमेंट हो गया। एक और सेंटेंस लेते हैं, दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली इज अ कैपिटल ऑफ इंडिया। फिर ये सेंटेंस है और ये सही है, ट्रू है, तो ये भी स्टेटमेंट हो गया। इसके बाद एक सेंटेंस लेते हैं, लखनऊ, ताजमहल लखनऊ में स्थित है। ताजमहल इज इन लखनऊ। ये वाक्य तो है लेकिन ये गलत है, ताजमहल लखनऊ में नहीं है। तो ये स्टेटमेंट, ये भी स्टेटमेंट हो गया, इसलिए कि इसमें ट्रू या फॉल्स की चीज़ पाई जा रही है। ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है, फॉल्स सेंटेंस है, लेकिन ये स्टेटमेंट कहलाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इन एनी सेंटेंस, आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये एक सेंटेंस है लेकिन ये गलत है, लेकिन फिर भी ये स्टेटमेंट कहलाएगा। जैसा हम लोग परिभाषित कर चुके हैं पहले, जैसे हम बता चुके हैं आपको कि कोई भी सेंटेंस अगर उसमें सही या गलत साफ साफ दिख रहा हो तो वो सेंटेंस स्टेटमेंट है, और इसी पे आगे बात करेंगे। पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है। इसके बाद एक बड़ी इसके बाद का जो पॉइंट है वो ये है कि जो कथन होते हैं, जो स्टेटमेंट होता है उसको हम लोग प्रोपोजिशन कहते हैं, प्रोपोजिशन। और प्रोपोजिशन को या कथन को, स्टेटमेंट को हम लोग p, स्मॉल q या स्मॉल r से डिनोट करते हैं। इज इट क्लियर? इफ वी वांट टू राइट अ स्टेटमेंट, अगर हम कोई कथन लिखना चाहते हैं तो पहले p लिखते हैं। पहला सेंटेंस लिख रहे हैं तो p लिखेंगे, दूसरा लिख रहे हैं तो q लिखेंगे, उसके बाद लिख रहे हैं तो r लिखेंगे। जैसे p, एक सेंटेंस लिखने जा रहे हैं हम कि 1 महीने में 40 दिन होते हैं। 1 महीने में 40 दिन होते हैं। ये बात सही है, ये गलत है? ये गलत है, बिल्कुल सही, ये गलत है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी सेंटेंस अगर साफ साफ दिख रहा हो कि वो गलत है या सही है तो वो एक स्टेटमेंट है, एक प्रोपोजिशन है। तो ये एक सेंटेंस हो गया। और सेंटेंस को हमने जैसा बताया आपको ऐसे लिखते हैं, किसी भी स्टेटमेंट को हम ऐसे लिखते हैं, p डबल 2 पॉइंट्स दे देंगे, जैसे कॉलन डालते हैं हम लोग। उसके बाद एक और सेंटेंस लिखते हैं, नेक्स्ट q 8 7 से अधिक है। 8 7 से अधिक है, या ये कहें कि 8 इज ग्रेटर दैन 7। ये सही है, ये सेंटेंस भी सही है, और ये चूंकि ट्रू है इसलिए इसको भी हम लोग स्टेटमेंट में या कथन में रखेंगे। तो इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि जो भी सेंटेंस होता है वो ट्रू या फॉल्स के बेस पे होता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं ट्रुथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट। ट्रुथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट ये कहलाता है कि वो सेंटेंस ट्रू है तो हम लोग उसके आगे टी लिखेंगे, अगर वो गलत है तो उसके आगे फॉल्स लिखेंगे, और इसको हम लोग टी और एफ से डिनोट करेंगे, टी और एफ। जैसे मानिए आप, अब मैं आपको बताता हूं, एक सेंटेंस लिखते हैं हम यहां पे, पी आनंद एक अच्छा लड़का है। ये एक सेंटेंस है, आप कह सकते हैं कि ये बात सही है, या आप ये कह सकते हैं कि ये बात गलत है। अब हम लोग ये देखेंगे, एक स्टेप और आगे जा रहे हैं कि स्टेटमेंट को निगेट करते हैं, या उसको हम ये कहें कि निषेधन, उसका अपोजिट ऑफ द सेंटेंस, निगेशन कहते हैं इंग्लिश में, उसको निगेशन कहते हैं, निगेशन, या हिंदी में इसको हम लोग निषेधन कहते हैं, निषेधन। आपको जस्ट का उल्टा लिखना है। आनंद एक अच्छा लड़का है, एक सेंटेंस है,
और लेकिन जब उल्टा लिखना है तो उसके लिए एक साइन देते हैं ऐसे करके, ये दिस अ साइन टू राइट द ऑपोजिट ऑफ द सेंटेंस, उसको निगेट करते हैं, उसका नेगेटिव बोलते हैं, उसको निषेधन उसका करते हैं। तो ऐसे लिख के फिर यही पी यहाँ लिख देंगे और फिर ऐसे करके लिखेंगे आनंद एक, आप बताएं क्या लिखेंगे? यस, आनंद एक अच्छा लड़का नहीं है। आनंद एक अच्छा लड़का नहीं है, ये हो गया निगेशन इसका। जैसे फिर आपको एक सेंटेंस देते हैं हम, ये पहली बार क्यू पी लिखा, इस बार हम लोग क्यू लिखेंगे। पेरिस इज इन फ्रांस, इस बार इंग्लिश में लिखते हैं पेरिस इज इन फ्रांस। आप सब अपनी अपनी कॉपी में लिख के देखिए क्या होगा इसका निगेशन या इसका निषेधन क्या करेंगे। सिंपल है, ऐसे लिखेंगे और ऐसे क्यू लिख के लिखेंगे पेरिस इज नॉट इन फ्रांस। आई होप आपको ये लग गया, पता चल गया। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना जान लेते हैं हम लोग कि जो टॉपिक है इसके अंदर में हमने सबसे पहली बात ये जानी कि स्टेटमेंट में और सेंटेंस में क्या अंतर है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेंटेंस एंड स्टेटमेंट। फिर हमने ये देखा कि सेंटेंस को, स्टेटमेंट को कैसे लिखते हैं, PQR से डिनोट करके लिखते हैं। फिर हमने ये देखा कि स्टेटमेंट कहते किसे हैं, वो तमाम सेंटेंस जो सही या गलत पे बेस्ड हैं, ट्रुथ वैल्यू इधर इट इज़ ट्रू और फॉल्स, ऑल दीज सेंटेंसेस आर कॉल्ड स्टेटमेंट, जिसको, और वो तमाम वाक्य कथन कहलाते हैं जो सही या गलत पे बेस्ड हैं। और उसके बाद हमने देखा उसको निगेशिएट कैसे करते हैं, निगेशन उसका क्या है या निषेधन क्या है। तो उस सेंटेंस को हम लोग उसका निगेटिव लिखते हैं, उसका अपोजिट लिखते हैं। जैसे आनंद एक अच्छा लड़का है, पी लिख के लिखा, लेकिन इसी सेंटेंस को हमने इसको निगेट किया तो ऐसे ही साइन डाल करके लिख दिया आनंद एक अच्छा लड़का नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। आप, उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आ रहा होगा। इसके बाद अगले वीडियो में इसके आगे और बात करेंगे और उम्मीद है कि उस वीडियो में ये टॉपिक ख़त्म करेंगे। एंजॉय लर्निंग।